देखिए भाई साहब, यदि आपको मैथ में स्कोर करना है तो बिना आलस के पूरा वीडियो देखिए। मैं आपको पूरा विश्वास दिला रहा हूँ कि आपको वीडियो देखने के बाद ये पूर्ण विश्वास होगा कि आपका मैथ में स्कोर अच्छा ज़रूर होगा। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं क्लास 10th जो यूपी बोर्ड द्वारा मतलब कि जारी किया गया मॉडल प्रश्न पत्र है, उसका पूरा क्वेश्चन आपको सॉल्व कराने जा रहे हैं। और 21 फरवरी को आपका जो पेपर आएगा, ये मान के चलिए इससे काफ़ी हेल्प आपको मिलने जा रही है। और इसके बाद भी मैं आपको और वीडियोस प्रोवाइड कराऊंगा, बस उन वीडियोस को देखकर अच्छे से मतलब कि जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा उसको कर लीजिएगा। निश्चित तौर पर आपको मैथ में स्कोर जरूर अच्छा आपका होगा। तो चलिए यहाँ पर हम पहले ऑप्शनल प्रश्नों को यहाँ पर देखना स्टार्ट कर देते हैं। तो हमारे पास जो पहला ऑप्शनल प्रश्न है उसमें लिखा है एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार सदैव होता है। ऑप्शन ए शांत, ऑप्शन बी अशांत, ऑप्शन सी जो है आपका उपर्युक्त दोनों, और इसमें इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, आपने जो पहला चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें जब आप दशमलव प्रसार करते थे तो कुछ का दशमलव प्रसार शांत हो जाता था और कुछ का अशांत आवर्ती आता था। इसका मतलब ये है कि परिमेय संख्या अशांत भी होती है और अशांत शांत भी होती है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नंबर 2 प्रश्न की बात करें, एक शून्यतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल। तो देखिए, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के गुणनफल में हमेशा जो आपका उत्तर आएगा वो अपरिमेय संख्या होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका पहला जो है सही हो जाएगा। और एक बात मैं आप सभी को बता दे रहा हूँ, इस तरह से मिलते जुलते प्रश्नों को भी आप सभी को जिस चैप्टर से क्वेश्चन आए हैं उनमें ज़रूर जाकर अच्छे से तैयारी करना होगा। अब बात करें रेखाओं x बराबर 0 और 2x प्लस 3y बराबर 12 का प्रतिच्छेद बिंदु क्या होगा। तो देखिए, एक तो x बराबर 0 दे दिया है, तो यही x बराबर 0 इस समीकरण में हमें पुट करना है। तो देखिए, मैं आपको यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ। तो जब यहाँ पर आप पुट करेंगे तो ये चीज़ क्या हो जाएगा, 0। अब आपके पास क्या बच रहा है, 3y बराबर कितना बच रहा है, 12। तो 3 का पहाड़ा मतलब 12 में पढ़ेंगे तो कितना बढ़ जाएगा, 4 बार। तो इससे ये पता चलता है कि x का 0 है और y का कितना है आपका, y का आपका 4 है। तो पहले जब आप निर्देशांक लिखते हो तो पहले x का लिखते हो फिर y का लिखते हो, तो ये क्या हो जाएगा, 0,4। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? अगर है तो आप उस पर टिक लगाइए। ऐसा ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है। तो आई होप कि आप सभी को ये भी समझ में आ गया। नेक्स्ट नंबर, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 5 और 7 प्राप्त हो। तो देखिए, इस तरह से बात करेगा क्रमशः शेषफल इतना और इतना प्राप्त हो। तो जितना शेषफल प्राप्त हो रहा है उन संख्याओं में से उसको घटा दे। देखिए, 70 में भाग दोगे बड़ी से बड़ी संख्या से, 5 शेषफल बचेगा, तो इसमें से 5 घटाओगे तो कितना आएगा, 65। और उस अगर आप मतलब 125 में भाग देंगे तो 8 मतलब शेष बचेगा, तो उसमें 125 से 8 घटाएंगे तो कितना आएगा, 117। अब 117 से बड़ी कौन सी संख्या जो दोनों को, एक 65 और 117 दोनों को काटती है। तो आप सभी को पता होगा 65 और 117 को काटने वाली बड़ी से बड़ी संख्या जो इस ऑप्शन में दिया गया है वो आपका है 13। क्या है, 13। तो आई होप कि आप सभी को ये भी समझ में आ गया। तो पहले प्रश्न का आंसर हो गया, दूसरे का हो गया, तीसरे का हो गया, चौथे का हो गया। आप प्रश्नों का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और अगर आप इसका मतलब कि स्क्रीनशॉट लेंगे तो उत्तर भी आपको मिल जाएगा। चलिए आगे चलते हैं और 5वें नंबर प्रश्न को यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए, हमारे सामने 5वां प्रश्न है। समीकरण आपका है 2x प्लस ay बराबर 1 तथा अगला है 3x माइनस 5y बराबर 7 का कोई हल नहीं होगा यदि a बराबर कितना, यहाँ पर ऑप्शन में हो। तो देखिए, कोई हल नहीं के लिए जो प्रतिबंध बनाया गया समीकरण में, मैं आप सभी को बता दूं कि अगर समीकरण का कोई हल नहीं निकलता है तो उसका प्रतिबंध होता है a1/a2। क्या होता है, a1/a2 बराबर होता है b1/b2 और बराबर नहीं होता है c1/c2। तो हालांकि हमें c1/c2 पर जाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम क्या ले लेते हैं यहाँ से, a1/a2 बराबर b1/b2। अब यहाँ से क्या होगा, a1 क्या है, इस पहले वाले समीकरण में जो यक्स का गुणांक है वो a1 है। तो ये आपका कितना, ज़रा आप ध्यान से देखिए, तो ये आपका 2 है, अच्छी बात है। दूसरे वाले समीकरण में जो x का गुणांक है वो आपका a2 होगा, तो ये आपका 2/3 हो जाएगा। पहले वाले समीकरण में जो मतलब कि y का गुणांक है वो b1 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है आपका ay लिखा है, तो मतलब कि y का गुणांक जो है a है। और अगर हम दूसरे समीकरण में बात करें तो y का गुणांक जो आपको देखने को मिलेगा वो -5 है। इस तरह से आपको ये दिख गया।
अब आप क्या करोगे, अब इस आप -5 को जो है आप यहाँ पहुँचा दोगे तो -10 बटा कितना आएगा 3। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा -10 बटा 3। अगर किसी ऑप्शन में होगा तो वो सही होगा और ऑप्शन नंबर ये 3 में आपको मिल गया तो ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर -4x प्लस 3 बराबर 0 के बारे में निम्न कथनों पर विचार करिए। मतलब क्या आएगा, सबसे पहले आप क्या निकालते हो, विविधकर। तो विविधकर क्या होता है बच्चा, देखिए विविधकर का फार्मूला होता है b स्क्वायर -4ac। इसी से डिसाइड करेंगे मूल वास्तविक होंगे क्या होंगे कैसे होंगे, इसी से डिसाइड होगा। तो अब आप कहोगे गुरुजी b क्या है, देखिए यक्स से जो गुणा में होगा वो b होगा, और यहाँ इस क्वेश्चन में जो यक्स से गुणा में है वो आपका कौन है, तो वो आपका देखिए ध्यान से, वो आपका है -4। तो मैंने एक्स की मतलब कि बी की जगह -4 रख दिया। अब -4 इंटू ए की जगह जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है वो ए है, वहाँ पर आपको 2 दिख जाएगा, और उसके बाद सी की जगह जो अचर होता है वो, तो ये हमने कर दिया। 4 का स्क्वायर 16, माइनस का तो प्लस हो जाएगा, माइनस 3 दूना 6 चौका 24। अब 16 में से अगर आप 24 घटाते हो, 16 में से अगर आप 24 घटाते हो तो आपका यहाँ पर जो उत्तर निकल कर आएगा वो ऋण में आएगा। और अब विविधकर का ऋण होना मतलब कि मूल अवास्तविक, ऐसा किसी ऑप्शन में होगा तो वो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जरा ध्यान देते हैं, दिए गए समीकरण का विविधकर 0 से कम है, ये बात तो सही है बिल्कुल, और दिए गए समीकरण का कोई मूल वास्तविक नहीं है। अवास्तविक का मतलब यही, तो पहला और दूसरा ऑप्शन सही है। अब यहाँ पर जो है देखिए इन सभी पर विचार करने के बाद हम पहला और दूसरा ए और बी किस में लिख रहा है, ये देखिए ए और बी की बात अगर कर रहा है तो इसमें कर रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब। और इसका तो ये आपका पहले से बता दिया गया है। अब यहाँ तक हो गया। अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आप सभी को यहाँ पर दिख रहा होगा, और इसमें लिखा है कि ABCD एक आयत, सॉरी AOBC एक आयत है जिसके 3 शीर्ष दिए गए हैं और विकर्ण हमसे पूछ रहा है। तो आप इस तरह से एक आयत बनाइए, उसने जो भी कहा है जैसे भी कहा है उस तरह से आप लिखिए। एक मिनट, AOBC। ए का निर्देशांक आप सभी को दिख रहा है माइनस कितना, 0,3। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में है तो 0,3। हमको अभी निर्देशांक तो हम वहीं से उठा लेंगे, यहाँ पर इसमें प्रदर्शित नहीं कर रहे हैं। विकर्ण मतलब इसका विकर्ण हमसे पूछ रहा है, तो आप सभी को मालूम है कि यहाँ से अगर आप ऐसे एक लाइन खींच देंगे विकर्ण हो जाएगा। तो विकर्ण की लंबाई पूछ रहा, मतलब ए और बी बिंदु के बीच की दूरी, और दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो इसमें अगर बी में देखें तो आपका देखिए 0 है, ये दोनों में देखिए, सॉरी बी की बात कर रहा है, मैं ए और ओ का ले रहा हूँ। ए और देखिए ए का निर्देशांक कितना है, 0,3। 1 मिनट काले से लिखता हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक, अगर ए का निर्देशांक देखें तो कितना है आपका, 0,3। ठीक, और उसके बाद बी का निर्देशांक अगर आप देखेंगे इसमें क्वेश्चन में तो ये आपका 0,5। आप सभी को मालूम है √x2 - x1 का होल स्क्वायर, मतलब 5 - 0 का होल स्क्वायर 25, और फिर 0 - 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 9। 25 9 कितना होता है आपका 34। तो √34 यहाँ पर आ रहा है। तो देखते हैं क्या ऐसा कोई ऑप्शन है इसमें, अगर है तो वो सही हो जाएगा। तो पहले का तो तीसरा सही था, इसका जो है पहला सही है, और इसमें √34 तीसरा आपका सही हो जाएगा। ठीक, तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया। नेक्स्ट प्रश्न जरा आप ध्यान से देखिए। अगला प्रश्न है, यदि के एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 5/4 5/4 बराबर 0 का एक मूल 1/2 है तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो आप इसी मूल को समीकरण में रख दीजिए। एक्स स्क्वायर है तो आप 1/2 का स्क्वायर कर दीजिए जल्दी से। ठीक, माइनस, उसके बाद के एक्स प्लस के एक्स है तो के एक्स आप लिख लीजिए, फिर माइनस क्या लिखा है 5/4 तो लिख दीजिए। अब यहाँ 1/2 का स्क्वायर करेंगे 1/4 आएगा, और 1/4 में से आप 5/4 घटाएंगे तो नीचे हर बराबर है, ऊपर 1 में से 5 घटेगा -4, और -4/4 कैंसिल हो जाएगा -1। तो अब आपका यहाँ से जो -1 है उस तरफ जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो के एक्स सॉरी +1 हो जाएगा। तो आपका यहाँ से मिलेगा के एक्स बराबर 1। ठीक है, के एक्स बराबर 1। और एक बात तो यहाँ पर मैं यहाँ पर जो है इंटू के एक्स का मान 1/2 है, तो ये 2 उधर गुणा कर जाएगा, तो के बराबर आपका यहाँ से कितना निकल कर आएगा, के बराबर आपका निकल कर आएगा 2। इस तरह से ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन जल्दी से देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा,
अगला क्वेश्चन हमारा है, दो त्रिभुज समरूप होते हैं। आप सभी को मालूम है त्रिभुज को समरूप होने के लिए संगत कोण बराबर होना चाहिए और भुजाएं जो हैं समा एक ही अनुपात में होनी चाहिए। तो यहाँ पर उपर्युक्त दोनों सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अगला है समकोण त्रिभुज में एक को दिया गया है, देखो ध्यान से, मैं इसका ऐसे मुजबानी बता रहा हूँ। सी ये है आपका, ए मैं इसको मान लेता हूँ, बी इसको मान लेता हूँ, ठीक। तो कह रहा है समकोण त्रिभुज में सी समकोण है और ए सी की जो वैल्यू है वो 3 है, तो मैं ए सी की जगह 3 लगा रहा हूँ। बी सी का 4 सेंटीमीटर में लगा दिया, ठीक। कह रहा सी से जाने वाली माध्यिका की माप ज्ञात कीजिए। तो ये माध्यिका हो जाएगी। आप सभी को मालूम है कि माध्यिका जो है इस वाली भुजा को, जो सामने वाली भुजा है, इसको आधे आधे में बांट देगी। तो आप सभी को पता है सी यहाँ समकोण था, तो 3 और 4 है, तो पाइथागोरस प्रमेय से 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, वर्गमूल निकालेंगे 5, तो ये पूरा 5 आया। अब चूंकि आधा बटेगा तो यहाँ से यहाँ तक, देखिए यहाँ से यहाँ तक जो होगा वो 5 बटा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखिए, और जब आप समकोण त्रिभुज में से आप सामने वाली भुजा पर माध्यिका खींचते हैं तो ये यहाँ पर एक कोण जो बनेगा वो भी आपका क्या हो जाएगा, समकोण। अब देखिए ये आपका पाइथागोरस प्रमेय में कर्ण हो जाएगा, ये आपका आधार हो जाएगा और इसकी हमें लंबाई पूछ रहा है, ठीक। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, मतलब ये वाला जाकर इस वाले स्क्वायर में घट जाएगा। कहने का अर्थ है 4 के स्क्वायर में 5 बटा 2 का स्क्वायर घट जाएगा। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 5 बटा 2 का स्क्वायर कितना होता है 25 बटा 4, ठीक है। 16 चौका कितना हो जाएगा 64, 64 में 25 जाएगा, कितना आएगा 49। अब 49 बटा आपका कितना होता है 4, 49 का वर्गमूल 7 और 4 का वर्गमूल 2, 7 बटा 2 का मतलब 3.5। क्या कोई ऑप्शन है? जी हाँ, ऑप्शन नंबर 3 मुस्कुरा रहा है। अब बात करेंगे एक समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाइयां जो हैं 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। इसकी एक भुजा की लंबाई देखिए, ये है आपका मान लो समचतुर्भुज और ये उसका विकर्ण है और ये उसका विकर्ण है। एक आपका मतलब 16 है, तो यहाँ वो विकर्ण समद्विभाजित भी करते हैं, समद्विभाजित समकोण पर समद्विभाजित करते हैं विकर्ण। तो अगर मान लो ये 16 का था तो ये वाला जो है आपका 8 हो जाएगा, और अगला जो है आपका मतलब 12 का था तो ये वाला 6 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ समकोण बन गया तो सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, कर्ण, और हमें इसी मतलब ये सामने वाली भुजा समचतुर्भुज की भुजा भी है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर 64 और प्लस लंब का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर 36, 64 36 100, और इसका स्क्वायर उधर जाएगा तो 100 का वर्गमूल कितना आएगा 10। तो आई होप कि 10 ऑप्शन में होगा। जी हाँ बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर 2 मिल गया, ठीक। अगला, समरूप त्रिभुजों की भुजाओं में अनुपात 4:9 है। तो 4 देखिए भुजा में अनुपात दे, क्षेत्रफल का पूछे तो दोनों का स्क्वायर करके आप लिख दीजिए, ठीक। 4 का स्क्वायर 16 और 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। तो 16 और 81 यहाँ पर आपका दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी में, ठीक। ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है अगला, 4 टेन थीटा बराबर 3/3, ठीक है। तो यहाँ पर टेन थीटा की अगर हम वैल्यू निकालना चाहें, टेन थीटा का वैल्यू आ जाएगा 3/4, यस। अब ये जो वैल्यू दिया गया इसमें ऊपर कास और नीचे कास से भाग दीजिए, ठीक। ये जो आपका दिया है जिसका मान ज्ञात करना, तो यहाँ 4 साइन थीटा लिखा है तो आप मतलब कि कास से भाग देंगे तो 4 टेन थीटा हो जाएगा, ठीक। और -1 हो जाएगा, और बटा नीचे भी 4 टेन थीटा और मतलब कि प्लस जो है 1 हो जाएगा। तो अब टेन थीटा की वैल्यू आप रख दीजिए, यहाँ पर जो है 4 और ये टेन थीटा है, ठीक है। तो यहाँ पर 3/4 रखेंगे तो 4 से 4 कैंसिल, ऊपर आएगा 3 - 1 और नीचे आएगा 3 + 1, 3 में से 1 गया 2 और 3 में 1 जुड़ेगा 4, 2/4 मतलब 1/2, ठीक। ये आपका ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर आपका जो है ये है ऑप्शन नंबर 3 में, ये सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। साइन 15 बटा कास मतलब साइन 75 बटा कास 15, जाहिर सी बात है 90 अंश दोनों का जोड़ है, तो साइन 90 - 15 कास 15 कट जाएगा, आएगा कितना 1, ये हो जाएगा, ठीक। एक वृत्त का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए वृत्त का परिमाप जो होता है आप सभी को मालूम है, वृत्त का परिमाप 2πr कितना होता है 2πr, और जो वर्ग का परिमाप होता है भुजा स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है आप अगर त्रिज्या की वैल्यू निकालेंगे तो r बराबर क्या हो जाएगा a², ठीक है, और बटा नीचे आपका क्या हो जाएगा 2π, कितना हो जाएगा 2π, r का मान यहाँ से निकल जाएगा जो दी गई कंडीशन है उसके हिसाब से। अब उनके क्षेत्रफलों का मतलब पहले त्रिभुज का वृत्त का क्षेत्रफल क्या लिखेंगे πr², ठीक। और उसके बाद जो है वर्ग का क्षेत्रफल a², वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा आपका a²। 1 मिनट, मैंने अभी क्या बताया कि वृत्त का परिमाप कितना होता है 2πr, ठीक। वर्ग के परिमाप 4a होता है, यहाँ पर कितना हो जाएगा 4a, 2 से काटोगे यहाँ पर 2 बार जाएगा, तो इसका मतलब r बराबर हो जाएगा 2a बटा आपका क्या हो जाएगा पाई, 2a बटा पाई, r का मान आया 2a बटा पाई, ठीक। चलो ठीक है। अब देखिए आपका फार्मूला जो होता है इसका मतलब दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²,
और बटा जो है वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर। ठीक, अब देखिए पाई आर स्क्वायर, आप यहाँ पर जो है आर की वैल्यू क्या रखेंगे 2a बटा क्या रखेंगे पाई, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए और बटा नीचे आपका क्या है ए स्क्वायर, तो बाद में ए स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। और उसके बाद पाई स्क्वायर करोगे तो यहाँ पर पाई का स्क्वायर जैसे ही आप करोगे एक पाई से एक पाई कैंसिल, एक पाई बची रहेगा, 2 का स्क्वायर कितना 4, तो 4 बटा पाई आपका यहाँ पर आंसर आ रहा है 4 बटा पाई। अब आप देखोगे अरे बाप रे, यहाँ तो ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है, कोई बात नहीं, पाई का मान 22 बटा 7 होता है, नीचे ये है तो इसका मतलब 7 बटा कितना हो जाएगा 22। अब देखिए 2 से काट दीजिए 11 बार गया, 2 से काट दीजिए 2 बार जाएगा, 7 दूना 14 बटा 11, ऐसा कोई ऑप्शन है? जी हाँ, ये आपका सही हो जाएगा। अगला, दो गोलों के आयतनों का जो अनुपात दिया गया है, दो गोलों के आयतनों का अनुपात 16:27 है, तो गोले का आयतन जो है आपका 4/3 पाई आर, पहले का क्यू आर क्यूब मतलब R1 क्यूब हो जाएगा, दूसरे का 4/3 पाई R2 क्यूब हो जाएगा, तो 4/3 पाई से 4/3 पाई आपका कैंसिल हो जाएगा, R1/R2 का होल क्यूब। ध्यान दीजिए R1/R2 का क्या बनाया होल क्यूब, और वो किसके बराबर है 64/27। तो जाहिर सी बात है आप सभी को मालूम है 64 जो है 4 का क्यूब होता है, 27 जो है 3 का क्यूब होता है, तो R1/R2 बराबर 4/3 आया, R1/R2 कितना आया 4/3 आया। अब पृष्ठीय क्षेत्रफलों का, तो देखिए गोलों का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, R1/R2 का होल स्क्वायर, तो R1 बटा आपका R2 कितना है तो 4/3, और 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, 16 और 9 कहीं पर है, जी हाँ ऑप्शन नंबर 4 में है। ठीक, अगला आपका 1 से 10 तक की धनात्मक विषम मतलब की संख्याओं का जो है आप माध्य ज्ञात कीजिए। क्या होगा धनात्मक विषम, देखिए क्या लिखा है धनात्मक विषम, तो पहला जो है आपका 1 होगा, दूसरा जो है आपका 3 होगा, फिर आपका 7 होगा, फिर आपका 5 भी होगा, फिर आपका जो है 9 होगा, इसके अलावा तो कोई होता नहीं। अब इसी में 1 2 3 4 5 से भाग दीजिए, तो 9 5 14 7 कितना होता है 21, 21 3 कितना होता है आपका 24 1 25, तो 25 में 5 का भाग दें कितना जाएगा 5, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है 4 सही हो जाएगा 5। अगला, माध्यिका को आलेखन विधि द्वारा निम्न में से किससे प्राप्त किया जाता है, तो ध्यान दीजिए सही जवाब है तोरण। कुछ प्रेक्षणों का माध्य 27 और बहुलक कितना है 45, तब माध्यिका होगी। तो देखिए आपको माध्यिका ज्ञात करने का मैं पहले सूत्र दिखा देता हूँ। माध्यिका बराबर जो होता है बहुलक प्लस 2 गुणित माध्य बटा 3, बहुलक प्लस 2 गुणित माध्य बटा 3, तो बहुलक क्या है आपका बहुलक 45, 2 गुणित माध्य 27 दूना कितना हो जाएगा 54, और बटा शायद 3 था, पहले जोड़ लेते हैं, तो 5 4 कितना हो जाएगा 9, और फिर 5 4 कितना हो जाएगा 9, तो 99 में अगर आप 3 से भाग देंगे 33, तो 33 ऑप्शन में है, यस सही हो जाएगा। ठीक, उसके बाद वर्गीकृत आंकड़ों की से अधिक प्रकार और से कम प्रकार की संचयी बारंबारता वक्रों के प्रतिच्छेद बिंदु के भुज से आंकड़ों का क्या प्राप्त होता है माध्यक, तो सही जवाब आपका मिल गया। तो 20 ऑप्शनल प्रश्न हमने लगवा दिए, बाकी प्रश्नों को मैं एज अ रिटन कॉपी में आपको आगे लगवा दूंगा, हालांकि प्रश्न मैं आपको यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ। ये प्रश्न है स्क्रीनशॉट ले सकते हो, 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 और ये आपका आखिरी था। ऐसे और वीडियोज के लिए चैनल पर बने रहें। थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम।